हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो क्या हाल है सभी बच्चों का? बहुत बढ़िया। ओके, तो बेटा एसएसटी में हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली, सारे क्वेश्चंस वगैरह और मैप्स हो गए हमारे। अब लास्ट में बहुत सारे बच्चों ने ये डिमांड करी थी कि मैम पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी बता दीजिए कि कैसी पिक्चर्स, क्योंकि ना जैसे अगर हम बात करें हिस्ट्री की पिक्चर्स तो फिर भी समझ आती है, पर एसएसटी के जो कार्टून्स है ना वो समझ नहीं आते। तो पिक्चर्स एक्सप्लेनेशन, क्योंकि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस तो आएंगे, जो भी आपके एमसीक्यू वाला पार्ट है उसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आना डेफिनेट। हिस्ट्री से भी आपका एक क्वेश्चन आएगा पिक्चर बेस्ड, इसके अलावा सिविक्स से भी आपका आ सकता है। तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस को, उन्हीं सारी पिक्चर्स को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारी हिस्ट्री से। हिस्ट्री में हम इंडिया चैप्टर और यूरोप चैप्टर की, मतलब यहाँ पे जो भी पिक्चर्स ली गई है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर्स जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस है। अब देखो ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर आप लोगों को सबको दिख रही है। आपने चैप्टर कौन से? इंडिया वाले चैप्टर में देखी। किनकी पिक्चर है? भारत माता की पिक्चर है। ये पिक्चर देखो अबिंद्रनाथ टैगोर ने बनाई है 1905 में। और ये जो पिक्चर शो कर रही है ना हमारी भारत माता का, मतलब हमारी जो गॉडेस है, उसमें एसेटिक फिगर, मतलब जो साध्वी वाला रूप है उसको रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली पिक्चर। तो आपको इनके जो जिन्होंने इस पिक्चर को बनाया है उनका नाम याद रखना है, भारत माता की। अब सेकंड पिक्चर, ये भी भारत माता है, पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे भारत माता के हाथ में देखो त्रिशूल भी है और हमारे इंडिया का फ्लैग भी है, एलिफेंट भी है, लायन भी है। तो ये जो भारत माता है, यानी ये जो इमेज है, ये अथॉरिटी को और स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे एसेटिक फिगर हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लायन भी है, एलिफेंट भी है, त्रिशूल भी है। तो स्ट्रेंथ एंड अथॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाली इमेज। फिर आगे, अब जैसे ये पिक्चर तो इतनी पॉपुलर है और इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इमेज है ये आपके द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की। अब वो इमेज, ये जो पिक्चर है ये क्या शो कर रही है? यहाँ पे ये बनाई, सबसे पहले तो बनाई किसने? तो फ्रेडरिक सोरियन 1848 में इन्होंने इस इमेज को ड्रॉ किया है, इस इमेज को बनाया है। और ये अपना उटोपियन विजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उटोपियन विजन यानी मतलब रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, पर ये जो चाह रहे हैं जैसे डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक, इस टाइम पीरियड में यूरोप में डेमोक्रेसी लेकर आना, रिपब्लिक कंट्री, ये सारी चीज़ें बियॉन्ड इमेजिनेशन थी कि पता नहीं कब ऐसा होगा। तो इसी चीज़ को इस पिक्चर से फ्रेडरिक सोरियन ने रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पे डेमोक्रेसी और रिपब्लिक की बातें हो रही। इस पिक्चर का फुल एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, तो आपका फुल एक्सप्लेनेशन जब हमने चैप्टर किया तब हमने इस एक्सप्लेनेशन को भी कवर किया। अब इसके बाद आप नेक्स्ट इमेज देखो, ये क्या है? ये कौन है? ये है नेपोलियन। अब नेपोलियन बोनापार्ट, आप इस इमेज को देखो तो इनके पास एक बैग है और ये पोस्ट मास्टर लग रहे हैं, और बैग में से इनके एक एक जो चिट्ठी है ना वो बाहर निकल रही। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि जब नेपोलियन बोनापार्ट का जब मतलब वॉर्स वगैरह हुए और ये हार गए थे, तो एक एक जो चिट्ठी निकल रही है ना, ये जो लेटर निकल रहे हैं, ये लेटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे अपनी टेरिटरी को, जो इन्होंने इतने सारे एनेक्सेशन किए थे, इतना टेरिटरी एक्सपैंड करी थी, कैप्चर करी थी, उन सबको ये छोड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हारते जा रहे हैं, तो एक एक इनके कंट्रोल से निकलती जा रही है। तो ये पोस्ट मास्टर एक तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये इटली मेंशन है, इटली के ये रूलर है, क्राउन पहना हुआ है तो ये रूलर है। और रूलर कौन से हो गए? विक्टर इमैनुअल सेकेंड। अब जब इटली यूनिफिकेशन के बारे में हम देखें तो इटली जो यूनिफाइड पहले थोड़ी था, वो तो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो अब पूरे यूनिफाइड इटली का जो राजा है, मतलब विक्टर इमैनुअल सेकेंड, वो अकेला तो राजा बना नहीं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, कौन है? जेसीपी गरिबाल्दी। ये पर्सन इनको बूट्स पहना रहे हैं, तो मतलब एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनकी हेल्प से, केवर की हेल्प से जो विक्टर इमैनुअल सेकेंड है वो पूरे इटली के क्या बने? रूलर बने। ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो ये जर्मेनिया जो एलिगरी है, पहले के टाइम जैसे हमने हमारी कंट्री की भारत माता, इसी तरीके से जर्मनी में
जर्मेनिया। आपको याद रखना है जर्मेनिया, इनके जो भी सिंबल्स हैं वो आपको याद रखने हैं। ब्रोकन चेन्स हो गए, इसके अलावा क्राउन ऑफ ओक लीव्स हो गया, इनकी स्वॉर्ड हो गई। तो ये सारी चीज, जो ब्रेस्ट प्लेट है जिसपे ईगल बनी हुई, हर एक यहाँ पे पिक्चर किसी ना किसी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो ये एलिगरी, आपको नाम यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा ये जो इमेज है ये भी जर्मेनिया, ये भी एलिगरी है। और नेक्स्ट अब आप ये इमेज देख सकते हो, ये इमेज क्या है, आपने क्या पढ़ा था डायमंड सूत्र के बारे में। फर्स्ट जो, या फिर हम बोले ओल्डेस्ट जापानीज बुक कौन सी थी, डायमंड सूत्र। तो यहाँ पे हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये जो पेज लिया गया है ये उस डायमंड सूत्र का पेज लिया गया है। और ये बहुत ही इमेज जो है, ये हो सकता है कि आपको ब्लर भी दिख रही हो। तो यहाँ पे एक पेंटिंग है, और पेंटिंग जो बनाई थी वो बनाई थी कितागावा उतामारू ने। और इस पेंटिंग को जो नाम दिया गया है आर्ट का, वो क्या है, उकियो, ठीक है, कितागावा उतामारू। तो ये पेंटर का नाम है और इन्होंने पेंट करा है उकियो स्टाइल की पेंटिंग। तो इसमें जो ये पर्सन थे, ये जो पेंट करते थे, तो जो भी सिटी एरिया है तो कैसा वहाँ पे दिख रहा है, बड़ी बिल्डिंग्स हैं और लोग काम कर रहे, मतलब इस तरह जो रियलिटी होती थी ना, जो रियल चीज़ें दिख रही होती थी उसको पेंट करते थे। फिर हम देखें कि आपको एक पोर्ट्रेट और दिख रहा है, और ये पोर्ट्रेट किसका है, ये जोहान गुटनबर्ग का। जोहान गुटनबर्ग का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जोहान गुटनबर्ग जो थे, इन्होंने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को एडवांस किया था, क्योंकि इससे पहले जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चलती थी वो तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी, एकॉर्डियन बुक्स जैसे चाइना में होता था। फिर बहुत टाइम पीरियड तक अलग अलग जगह भी जब ये स्टाइल गया तो प्रिंटिंग इसी तरीके से चलती थी। पर जोहान गुटनबर्ग ने न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी, तो ये पोर्ट्रेट उनका ही है, जोहान गुटनबर्ग। और गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, और यहाँ पे आप बुक में भी से भी देख सकते हो ये इमेज, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, प्रिंटिंग प्रेस को बता रही है। अब आप यहाँ देखो, ये जो है राजा ऋतुध्वज रेस्क्यूइंग प्रिंसेस मदलसा फ्रॉम द कैप्टिविटी ऑफ डीमंस, प्रिंट बाय द राजा रवि वर्मा। अब वो क्या याद रखना है, देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे ये तो नहीं पूछेंगे कि भाई कौन से प्रिंसेस को प्रोटेक्ट किया जा रहा है या प्रिंस का नाम क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इस इमेज को किसने पेंट किया, किसने बनाई है ये इमेज, तो राजा रवि वर्मा ने इस पिक्चर को बनाया है, जहाँ पे ये राजा है और राजा प्रिंसेस को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर आप ये वाली इमेज देख सकते हो, जिस इमेज का क्या नाम है, घोरकली। घोरकली से क्या मीनिंग हो गया कि आप यहाँ देख सकते हो कि एक मेल का फिगर है, और मेल ने अपनी जो मदर है, मदर को तो बांध रखा है और अपनी वाइफ को सर पे बिठा रखा है। तो मतलब ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन फ्यूचर कि कैसा टाइम आने वाला है जब मतलब बहुत ज़्यादा कलयुग बढ़ जाएगा, कि जब कोई अपने पेरेंट्स को नहीं वैल्यू दे रहा, तो मतलब कहीं ना कहीं फैमिली वैल्यूज़ जो हैं वो कम होती जाएंगी। इस पिक्चर को या फिर इस थिंकिंग को, इस साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली इमेज। इसी तरीके से आप ये इमेज भी देख सकते हो, इंडियन कपल ब्लैक एंड वाइट वुड कट, जहाँ पे ये जो वाइफ है, मतलब जो हस्बैंड है वो तो वीणा बजा रहे हैं, मतलब इनका जो भी इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो बजा रहे हैं, और जो वाइफ है वो वाइफ क्या करी है, वो हुक्का कंज्यूम करी। तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करती है कि हमारे कंट्री में ये इमेज क्यों बनाई गई बेटा, क्योंकि जब हम प्रिंट कल्चर पढ़ रहे थे ना, तो प्रिंट कल्चर में हम विमेन एम्पावरमेंट, विमेन को एजुकेट करने के लिए भी वो सारी चीज़ें इंक्लूड हुई थी। तो कुछ लोग जो लोग क्रिटिसाइज करते थे कि प्रिंटिंग नहीं होनी चाहिए या गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए, तो वो उस क्रिटिसिज्म को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वो इन इमेजेस के थ्रू रिप्रेजेंट करते थे कि अगर फीमेल या फिर जो गर्ल है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाएगी तो वो अपनी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जो मोरल वैल्यूज़ होती है, उन सबको भूल जाएगी। तो इस तरीके से इन इमेजेस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता था और क्रिटिसाइज किया जाता था। तो अब यहाँ पे ये हमारी जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमेजेस थी हिस्ट्री से रिलेटेड वो सारी कंप्लीट हुई। अब हम देखेंगे कि आपके जो सिविक्स है, सिविक्स में क्योंकि बहुत सारे कार्टून्स है और कार्टून्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो सारी इमेजेस हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब सबसे पहले ये इमेज आप देखिए, इस इमेज में हो क्या रहा है कि ये जो अलग अलग लोग हैं, जैसे केरला, मद्रास, उड़ीसा, बंगाल, ये सारे मतलब स्टेट्स हैं जो कटोरा लेके, पावर ऑफ द स्टेट्स, और यहाँ पे
ये जिनके पास मेन पावर, सुप्रीम पावर है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो ये सारे स्टेट्स कटोरा ले लेके जा रही हैं कि उन्हें और ज़्यादा पावर दे दो, पावर ऑफ द स्टेट, मतलब हमें थोड़ी और पावर दे दो, थोड़ी और पावर दे दो, ताकि मतलब पावर शेयरिंग को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि अलग अलग स्टेट्स उनसे पावर मांग रही है कि हमें इतनी ज़्यादा पावर देनी चाहिए, तो ये पावर शेयरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन है कोलिशन गवर्नमेंट, और ये हमारी कंट्री के पीएम है, मतलब जो फॉर्मर पीएम मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो अब देखो इनकी गवर्नमेंट बनी तो कैसी बनी, कोलिशन गवर्नमेंट बनी, मतलब इनको एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, तो मेजॉरिटी नहीं मिली तो इन्होंने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को मर्ज किया और उनके साथ अपनी गवर्नमेंट बनाई। अब ऐसे केस में जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है ना, तो आप इनकी ये जो देखो, ये जो इनकी सीट है, अलग अलग फेसेस आपको दिख रहे हैं। तो अगर मान लो कोलिशन गवर्नमेंट में ये वाला जो फेस है ये अलग हो जाए और ये अग्री ना करे, तो क्या ये बैठ पाएंगे क्या, या फिर कोई सा भी जितने भी फेसेस है वो एग्री नहीं करेंगे तो इनकी गवर्नमेंट चलेगी क्या, प्राइम मिनिस्टर गिर जाएगा। तो मतलब कोलिशन गवर्नमेंट को चलाने के लिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं सबके साथ मिलजुल के काम करना पड़ता है, तभी गवर्नमेंट चलती है। अदरवाइज क्या होगा, आप किसी को डिससेटिस्फाई करोगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को डिससेटिस्फाई करोगे, तो फिर वो सरकार चलेगी ही नहीं। तो कोलिशन गवर्नमेंट चलाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट इमेज हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ये वोट बैंक है। जैसे बैंक का होता है ना कि बैंक में हम हमारी जो भी कैश या फिर कोई भी गोल्ड वोल्ड होता है उसको हम सेव करके रखते हैं, तो एक तरीके से ये वोट बैंक है जहाँ पे ये लीडर्स कि अच्छा ये पर्टिकुलर से राजपूत है तो राजपूतों के सारे वोट्स लेने, या अलग अलग कास्ट है, गुज्जर हो गया, यहाँ पे अहीर हो गया, SC ST, तो ये सब वोट बैंक्स हैं। इनको जितने जिस भी पर्टिकुलर कास्ट के वोट चाहिए होंगे उन कास्ट वाले लोगों को क्या करेंगे, उन्हीं को ही ये अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से वोट बैंक को रिप्रेजेंट किया हुआ है। पॉलिटिकल लीडर्स ट्रीट पीपल बिलोंगिंग टू अ कास्ट एज अ वोट बैंक। तो पॉलिटिकल लीडर लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, वोट बैंक, इसीलिए वो फिर सारी चीज़ें करते हैं। अब नेक्स्ट इमेज है कि ये देखो, ये डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो चुपचाप बैठी हुई है और सब उस पर पत्थर मार रहे हैं। पत्थर मार रहे हैं मतलब डेमोक्रेसी से कितनी सारी डिमांड्स होती है। अब देखो, टू गेट अ सेपरेट स्टेट एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट पुलिस एक्सेस, इसके अलावा टू गेट मोर DA टू सॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट, मतलब इतनी सारी डिमांड्स, इतनी सारी कंप्लेंट्स रहती है डेमोक्रेसी से। और अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इनको सॉल्व कर पाती है तब तो बढ़िया है, चल रही है। अगर इन डिमांड्स को, इन कंप्लेंट्स को, इन ग्रीवेंसेस को सॉल्व नहीं कर पाती है तो उस गवर्नमेंट के हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर रहता है, इतना बर्डन रहता है, तो ये इमेज इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर हम देखें ये वाली इमेज, यहाँ पे क्या है, हाउसिंग, हेल्थ केयर, स्कूलिंग, हंगर, यू टेल मी पुअर किड्स, कि अब माय गुडनेस लिटिल वेला हाउ फार डिड यू फॉल डाउन, मतलब ये क्या हो गए, ये पुअर पीपल हो गए। पुअर पीपल को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या कुछ भी तो नहीं मिल रहा, ना हाउसिंग फैसिलिटी, ना हेल्थ केयर फैसिलिटी, ना स्कूलिंग, ना हंगर, मतलब ये जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है वो हमारी कंट्री में नहीं मिल पा रही है। उनको कुछ भी प्रॉपर फैसिलिटी या हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर चीज़ें जो हैं वो नहीं मिल पा रही। इसी तरीके से आप ये इमेज देखो यहाँ पे कि 50% कंट्री का 50% जो लोग हैं उन्हें बस इतना सा स्लाइस मिल रहा है, और जो बाकी अदर हैं उनको इतना बड़ा, मतलब सपोज ये पिज़्ज़ा मान लो, तो पिज़्ज़ा का इतना बड़ा पीस इतने लोगों को और सिर्फ इतना छोटा सा इतने लोगों को शेयर करना पड़ रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पुअर्स है, पुअर्स बहुत थोड़े में ही गुजारा करते रहते और बाकी लोग, अमीर लोगों के पास कोई कमी नहीं है, कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है। तो ये चीज़ भी इकोनॉमिक अनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी जो कंट्री है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो प्रोवाइड कर रही है, पर इकोनॉमिक इक्वालिटी का क्या, वो सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाती है। अब यहाँ पे इसी तरीके से अपन नेक्स्ट इमेज समझें तो ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पे स्पीचेस दे रहे हैं और इन सब चीज़ों में बिजी हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने में कि हमें वोट दो, और ये
और आम पीपल, ये स्टेज है, स्टेज पे इस तरीके से वो अनाउंसमेंट और स्पीचेस चल रही है, और नीचे जो लोग हैं वो वेयर हैव ऑल आवर लीडर्स गोन एट अ टाइम लाइक दिस, कि इस टाइम पीरियड पे काम कुछ नहीं कर रहे, वो लोगों पर ध्यान नहीं है उनका, जो भी उनका एरिया उस पर ध्यान नहीं है, बस वो स्पीचेस और कैंपेनिंग इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं। तो लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे लीडर कहाँ है, ये प्रॉब्लम आ रही है पर हमें इस प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए कोई लीडर ही नहीं है। तो ये भी क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पर्सन हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये वोट, अपने वोट बढ़ाने के लिए, वोट डिमांड्स, इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं। और ऐसे ही आप ये इमेज देखो, यहाँ पे ये इमेज क्या शो कर रही है, ये इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं, और इटली के प्राइम मिनिस्टर आप देखो, इनके कंट्रोल में क्या है, पूरा टेलीविज़न वगैरह कंट्रोल में इनके, ठीक है, ये उनके कंट्रोल में है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी पॉलिटिकल पर्सन है ना, इस पॉलिटिकल पर्सन के हाथ में मीडिया का पूरा कंट्रोल है। अगर हम ये देखें कि मीडिया अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगी तो कॉमन पीपल तक जो सही बात होती है, या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है या लीडर्स है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा मीडिया क्या कर रखा है, इस पर्सन ने, इन लीडर ने अपने कंट्रोल में करा हुआ है। और इसी तरीके से आप ये इमेज देखिए, ये इतना बड़ा सा पिग है, और ये क्या है, मतलब अगर हम देखें ना, तो जो कॉरपोरेट अमेरिका कि जो अमीर लोग होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उन्हीं ने सभी चीज़ों पर कंट्रोल किया हुआ है, इनका डोमिनेशन रहता है, क्योंकि इनके पास कौन सी पावर ज़्यादा है, मनी पावर ज़्यादा है। तो इनका कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट के हर एक ऑर्गन पे, हर एक सेक्टर पे, इन अमीरों का या जो कॉरपोरेट्स होते हैं इनका कंट्रोल रहता है। ऐसे केस में अगर कॉरपोरेट्स ही कंट्री को चलाएंगे तो लोगों ने फिर इलेक्शन में पार्टिसिपेट क्यों किया, क्यों वोट दिया, क्यों अपने लीडर्स को चूज़ किया? तो जहाँ पे पैसा ज़्यादा है, उनकी पावर ज़्यादा, उसको रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली इमेज। और आप यहाँ देख सकते हैं, यू ऑलरेडी हैव सो मच मनी, व्हाई डू यू वांट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, कि ये जो लीडर्स वगैरह हैं ये इतने सारे पैसे लेते हैं, मतलब ये इमेज रिप्रेजेंट कर रही है मनी पावर को। मनी पावर जो हमारी कंट्री का, जो पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर्स में हमने देखा कि एक चैलेंज भी, एक प्रॉब्लम भी, मनी पावर, मस्कुलर पावर जो होती है, तो इसकी वजह से हमारा पॉलिटिकल सिस्टम उतना प्रॉपर और एफिशिएंट नहीं चल पाता। इस इमेज में आप देख सकते हो ये इलेक्शन कमीशन और ये बाकी सारे लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह। तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में पूरा कंट्रोल रहता है। इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट इशू करते हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन जो होते हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज को चलाते हैं, डिसिप्लिन में रहना या कुछ रूल्स बना रहे हैं तो उन रूल्स को फॉलो करना। तो बाकी जो लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज लीडर्स हो गए, उनको आदत नहीं है इतना डिसिप्लिन और इतना रूल्स फॉलो करने की, पर लेकिन ये जैसे खड़ा हुआ है हिटलर की तरह कि आपको ये मानना ही पड़ेगा, इलेक्टोरल डिसिप्लिन इज नॉट आवर कप ऑफ टी। तो इन लोगों के लिए इलेक्टोरल डिसिप्लिन का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके पास इतनी पावर और अथॉरिटी है कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज से इलेक्टोरल डिसिप्लिन मेंटेन कराएगी। कोड ऑफ कंडक्ट जो भी बनाते हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं इलेक्शन से रिलेटेड, वो सब फॉलो करवाए जाएंगे। अब ये इमेज बड़ी ही हम बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट इमेज है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, द जर्मन इंजीनियरिंग, जर्मन गवर्नमेंट। कार में कभी आपने देखा है कि दो स्टेयरिंग है? नहीं होती ना, एक ही मतलब एक ही जगह स्टेयरिंग होती है, पर लेकिन यहाँ पे दो स्टेयरिंग दे रखी। तो ऐसे फॉर्म में अगर मान लो कि गवर्नमेंट किसी एक के पास पूरा कंट्रोल होगा तभी तो बैलेंस बन पाएगा ना। अगर दो पर्सन कार चलाएंगे तो क्या कार ढंग से चल पाएगी क्या? आप बताओ, चल पाएगी क्या? कोई इधर ले जा रहा है, कोई इधर ले जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा जा कहाँ रही है। तो वही थिंग कि जब हम गवर्नमेंट्स की बातें करते हैं तो अगर दो पर्सन इक्वल उसी अथॉरिटी पे, मान लो दो प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री में बन जाए तो कैसे देश चलेगा? बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बैलेंसिंग ही नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर दो पर्सन के पास अथॉरिटी रहेगी तो फिर उस देश के गवर्नमेंट प्रॉपरली काम नहीं कर सकती है। और इट लास्ट आप ये इमेज देखिए, ये एक हॉर्स है। हॉर्स क्या है? ये डेमोक्रेसी है, मतलब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और यहाँ पे दो पर्सन है, बुश हो गए और पुतिन हो गए। तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि
कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो बड़े बड़े पर्सन या बड़ी पावर्स होते हैं या पॉपुलर पर्सनैलिटीज होते हैं, उनके पास इन्होंने इसकी ये पकड़ी हुई है लगाम, जो बोलते हैं पूरा कंट्रोल इनका है। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हाई क्लास, जो अपर लेवल पे जो लीडर्स होते हैं, वही सब कुछ करते। तो अगर हम देखें कि एक प्रॉब्लम है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जो एक्चुअल में एलिजिबल पर्सन होता है कुछ काम करने के अकॉर्डिंग, तो उस पर्सन को पोजीशंस नहीं मिलती, और जिसके पास पोजीशन है वो उसको होल्ड करके रखते और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे दूसरों को पावर। तो यहाँ पे कि डेमोक्रेसी की पूरी जो पावर है वो इन दोनों पर्सन के पास है, यानी जो बहुत पॉपुलर हैं या जो हाई पोजीशन्ड पर्सन होते हैं, इन्हीं के पास वो पावर है। और लास्ट में हम देखें तो ये दो इमेजेस हैं आपके। एक तो ये इमेज, तो गरीब पर्सन जो है अपने इंडिया का, जो गरीब लोग हैं, एक तो देखो वैसे कपड़ों पे हर जगह क्या हो रहे हैं, ये फटे हुए कपड़े हैं, तो सिले हुए हैं, ये तो ठीक है, इतनी हालत तो समझ आ रही है। उसके बाद मुंह भी बांध दिया गया। अब गरीब इंसान सब कुछ तो फेस कर रहा है, लेकिन बोल भी नहीं सकता कुछ। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई उसका सुनने वाला नहीं हो, वो बोलने के लिए भी उसको नहीं छोड़ा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे कंट्री के जो पुअर सेक्शन है, पुअर क्लास है, उन लोगों को। और यहाँ पे आप इस इमेज में देखो कि यहाँ से जो कॉमन पीपल देखना चाह रहे हैं गवर्नमेंट के वर्किंग को, क्या वो देख पा रहे? नहीं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ देख पा रहा है। तो ये इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हम चाहें कि हम गवर्नमेंट के काम देख लें तो हम देख ही नहीं पा रहे, लेकिन गवर्नमेंट हमारा सब कुछ देख रही है, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें नॉलेज में। तो यहाँ पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी को शो कर रहा है ये वाली इमेज। और लास्ट में ये इमेज आप देखते हो, इस इमेज में हम देख सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन गेन्स 2000 टू 2006, कि यहाँ तक जो है ये क्या शो कर रहे हैं? रिच कंट्रीज को, ठीक है। फिर ये वाले जो है ये मिडिल क्लास वाले हो गए, और यहाँ पे क्या हो गए? ये पुअर हो गए। कि अब रिच जो है, रिच सेक्शन या रिच कंट्रीज हो गई, तो ये एक तरीके से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कि इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करें ना, तो जो लोग रिच हैं उन लोगों को सब कुछ मिल रहा है, उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। पर जहाँ पे अब यहाँ पे आओ, ये तो इतना गरीब हो गया, तो जो गरीब देश है, पुअर कंट्रीज हैं, या फिर हम बोले कि अगर हम हमारी कंट्री से कंपेयर करें तो जो हमारी कंट्री का पुअर सेगमेंट है, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस चीज़ को, ये जो इकोनॉमिक सेंस की बातें हैं, इसको कवर अप नहीं कर पा रही, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ख़त्म नहीं कर पा रही। पॉलिटिकल इक्वालिटी नो डाउट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखी है, लेकिन इकोनॉमी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड नहीं कर पा रही है। जो अमीर होता है वो अमीर होता चला जाता है, जो गरीब होता है वो वैसा का वैसा ही रह जाता है। तो इस तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो ये हमारी सारी जो इम्पोर्टेंट इमेजेस हैं आपके सोशल साइंस की, हिस्ट्री और सिविक्स से रिलेटेड, वो सारी इमेजेस हमने कवर करी। अब यहाँ पे आप इन सब इमेजेस को देख सकते हो, समझ सकते हो। अगर इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर लोगे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के साथ और नई कंटेंट के साथ।